बच्चों, वेलकम टू द एसएस ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट टॉपिक एलसी ऑक्सीलेशन स्टडी करेंगे। तो एलसी ऑक्सीलेशन के लिए पहले एक सर्किट बना लेते हैं जिसमें एक कैपेसिटर है जो कि फुल्ली चार्ज है और इसको कनेक्ट कर दिया है एक इंडक्टर से। ये इंडक्टर आ गया, ठीक है। ये फुल्ली चार्ज है, मान लीजिए ये इस प्लेट पे सब पूरे चार्जेस यहाँ पे मौजूद हैं और ये पूरी तरह से चार्ज है। ये इंडक्टर L है और ये कैपेसिटर C है। अभी हम एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक की लगा देते हैं। ये एक की लगा देते हैं ताकि सर्किट अभी ब्रेक रहे। तो अब यहाँ पे ये कैपेसिटर पूरे तरीके से चार्ज है, तो मान लीजिए कैपेसिटर में एनर्जी है यूसी मान लेते हैं, वो किसके बराबर है, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2C। और इंडक्टर पे अभी कोई एनर्जी नहीं है तो वो एनर्जी हो गई 0। जैसे ही हमने इस की को शॉर्ट सर्किट किया यानी ऑन किया, तो अब क्या हो रहा है बच्चों, देखिए ये चार्ज को एक पाथ मिल गया और वो पाथ जो है वो की के जरिए मिल गया। दूसरे डायग्राम से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये इंडक्टर हमने बना दिया और यहाँ से चार्ज कम होना शुरू हो गए, यहाँ से चार्ज कम होना शुरू हो गए और इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया I। अब ये इंडक्टर L है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये अपने अंदर चेंज को अपोज करता है, यानी एक बैक ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होता है जो इस करंट को अपोज करेगा। लेकिन वो बैक ईएमएफ इतना वीक होता है कि उसको बहुत ज़्यादा अपोज नहीं करने पाता और ये करंट ऐसे इधर से इधर फ्लो होना शुरू हो जाती है। और मैं इसमें इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है। कैसे? मैग्नेटिकली। मैग्नेट एनर्जी इसमें स्टोर होना धीरे धीरे शुरू हो जाती है और कैपेसिटर धीरे धीरे इससे चार्ज होने देता है। ये इंडक्टर क्या कहता है कि नहीं भाई, तुम करंट फ्लो तो करो लेकिन धीरे धीरे करोगे, हम एकदम से फ्लो होने नहीं देंगे। तो ये करंट ऐसे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और चार्जेस कैपेसिटर से कम हो रहे हैं और एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो इंडक्टर में स्टोर हो रही है मैग्नेटिकली। अब तीसरी सिचुएशन क्या आती है कि मान लीजिए ये कैपेसिटर है, चार्ज सारे जो है वो चार्ज ट्रांसफर हो गए, यानी करंट जो है वो मैक्सिमम हो गया। करंट जो है, अब जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो मान लीजिए I0 है और अब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो मैक्सिमम फील्ड यहाँ पे, मैक्सिमम एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, ठीक है। इस कैपेसिटर इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो गई। तो जो कैपेसिटर की एनर्जी थी वो तो हो गई 0 और जो इंडक्टर की एनर्जी थी वो हमने मानी थी UL। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एनर्जी स्टोर जो करता है इंडक्टर वो क्या होता है, हाफ LI स्क्वायर। चूंकि मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है और अब कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब यहाँ पे इस सर्किट से यहाँ तक हमारी समझ में आया कि कैपेसिटर की सारी एनर्जी ट्रांसफर हो गई किसमें, इंडक्टर में, ठीक है। अब ये कहेगा कि भाई बहुत सुकून की बात है, कैपेसिटर कहेगा आप चलो सो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, आप देखिए कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, इसमें मैक्सिमम एनर्जी स्टोर है। तो अब करंट तो ऐसे आ रहा है इस डायरेक्शन से, मैक्सिमम करंट आ गया। अब करंट जो है वो इधर से फ्लो होना शुरू होगा, इधर फ्लो होगा। अब इंडक्टर कहेगा नहीं भाई, हम तुम्हें सोने नहीं देंगे, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तुमने जो हमको एनर्जी दी थी अब हम तुमको वापस कर रहे हैं, अब हम तुमको एनर्जी वापस कर रहे हैं। तो अब यहाँ से ये करंट ऐसे फ्लो होगा तो क्या होगा, चार्ज जो है इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
चार्ज जो है अब इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे ये करंट इधर से फ्लो होना शुरू होगा। तो बैक ईएमएफ क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा कि भाई ठीक है जाओ, तुम्हें हिम्मत दे रहे हैं हम कि जाके अपने कैपेसिटर में स्टोर हो जाओ। फिर एक टाइम आएगा जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर की एनर्जी जो है वो सब जीरो हो जाएगी। इंडक्टर की एनर्जी जो है वो सब जीरो हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप, अब सारे चार्जेस यहां पे आ गए, तो ये एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहीं पे ये रुक गया, अब ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब करंट किधर से स्टार्ट होगा, अब इधर से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से ये इंडक्टर फिर एनर्जाइज होगा, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा, लेकिन अपोजिशन के साथ वो अपोज करेगा, क्योंकि इंडक्टर की यही प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए कि एट टाइम टी लेट कैपेसिटर इज चार्ज, फुल्ली चार्ज किया है हमने। ठीक है, इस चार्ज कितना Q नॉट एट T इज इक्वल टू 0 एंड कनेक्टेड टू एन इंडक्टर। यही हमने किया है, पहले कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर लिया जिसकी वैल्यू हो गई Q नॉट और टाइम क्या है T इज इक्वल टू 0, यानी अभी हमने स्विच ओपन नहीं किया था। लेट Q and I are the charge and current in the circuit at any time t, किसी टाइम t के ऊपर ये है। तो अप्लाई करिए, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो अब कैपेसिटर ये है जो कि फुल्ली चार्ज है, इंडक्टर ये है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मान लीजिए VL है, इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप VC है। तो अब हम जो है जो इस केस में जैसे अगर चलें, यहां से पॉइंट से चलें, KVL लगाएं तो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, है ना, और उसके बाद इंडक्टर पे आएंगे तो इंडक्टर की पोलैरिटी क्या है, अभी यहां से करंट आ रहा है तो ये हो गई प्लस और ये हो गई माइनस। ठीक है, तो जहां से करंट इंटर हो रहा है वो पोलैरिटी हम लेते हैं प्लस, तो ये इंडक्टर की पोलैरिटी हो गई। अब KVL अप्लाई कीजिए, तो जब आप KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, VC माइनस VL इज इक्वल टू 0। भैया यहां से आपने स्टार्ट किया, माइनस से प्लस में गए तो ये प्लस VC होगा, फिर जब इधर आए प्लस से माइनस में गए तो ये माइनस VL हो गया। तो अब Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V के बराबर होता है। तो V की वैल्यू यहां से हमें क्या मिल जाएगी, Q अपॉन C। तो पुट कर दीजिए, तो Q अपॉन C माइनस ये क्या होता है, LdI/dt इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, लेकिन हमको साथ में ये भी दिख रहा है I इज इक्वल टू DQ अपॉन DT। माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए सर्किट नंबर 1 से जब आपने स्विच को ऑन किया तो चार्जेस डिक्रीज होना शुरू हो गए, इसलिए ये माइनस का साइन यहां पे लगा दिया। ठीक है, अब आगे चलिए, इसी इक्वेशन में इस I की वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो Q अपॉन C माइनस L डी ऑफ डी टी किसका, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, Q अपॉन C प्लस L डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, या इसको इस तरह से रीअरेंज करके लिख दें तो आप लोग को और क्लियर समझ में आएगा। L डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर पहले लिख दें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, प्लस Q अपॉन C इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख दें L से डिवाइड कर दीजिए, तो डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस Q अपॉन L C इज इक्वल टू 0। ये भी समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा हुआ है, क्या कौन सी इक्वेशन पढ़ी है, हम कंपेयर कर लीजिए इसको, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन पढ़ी है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां देखिए ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, ओमेगा नॉट की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन, ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन LC, या ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है ना। द चार्ज, अब क्या यहां से पता चल रहा है कि चार्ज जो है वो, इस इक्वेशन को देखिए, यहां से ये इक्वेशन निकल आई है, तो अब हम कह सकते हैं कि द चार्ज therefore oscillates with natural frequency कितनी है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा था, कैपेसिटर की जो एनर्जी थी वो इंडक्टर में चली गई, फिर इंडक्टर ने अपनी एनर्जी कैपेसिटर को दे दी, फिर कैपेसिटर ने अपनी एनर्जी इंडक्टर को दे दी, इंडक्टर ने फिर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को दे दी। तो ये एनर्जी जो है वो ऑक्सीलेट कर रही है, ठीक है, कब तक ऑक्सीलेट करेगी, इंफिनिटी तक। लेकिन एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम, ये कंडीशन कौन सी है, जब रेजिस्टेंस 0 हो, और आइडियली हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस 0 हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस इस कॉइल का भी होता है, आपको पता है, और कुछ रेजिस्टेंस इन कनेक्टिंग वायर्स का भी होता है। तो ये धीरे धीरे डिके होती है, डाइज होती है। अभी हम आपको और आगे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अब चलिए, अब ये जो इक्वेशन बनी ये है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आपकी बनी है, मान लीजिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर दें, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये यहां से हमें पता चल रहा है एंड वेरीज, हम इसको ऐसे लिख दें, एंड वेरीज साइनोसॉइडली विद टाइम। कोई Q की वैल्यू कैसे लिखेंगे, Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा नॉट T प्लस 5। ठीक, अब Q नॉट क्या चीज है, मैक्सिमम। Q नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज और फाई क्या है, फेज कांस्टेंट। फाई को कहते हैं फेज कांस्टेंट। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0 पे क्या क्या था, हमने क्या माना था कि फुल्ली चार्ज है, तो यानी Q की वैल्यू Q नॉट हो गई, मैक्सिमम चार्ज हो गया। तो अगर हम यहां पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा Q नॉट इज इक्वल टू Q नॉट कॉस, T की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 5, तो ये और ये कैंसिल, तो cos फाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, cos फाई की वैल्यू आ गई 1, या आप कह सकते हैं कि फाई की वैल्यू 0, फाई की वैल्यू 0। तो अब इक्वेशन हमारी क्या बन गई, Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन आ गई हमारी। इज इट क्लियर? अब करंट देखिए क्या दे रहा है, करंट की आपने एक्सप्रेशन पहले लिखी है कि I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, तो इसको हम ऐसे लिख दें माइनस डी अपॉन डी टी, और Q की वैल्यू हमने ये निकाली है तो यहां पुट कर दीजिए Q नॉट ओमेगा टी, सॉरी कॉस ओमेगा टी, इसे काट देते हैं, यहां लिख लेते हैं माइनस डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, ये ओमेगा रहेगी क्योंकि जब बात मैक्सिमम की चल रही है तो मैक्सिमम की वैल्यू रखेंगे, और ये हो जाएगा Q नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, Q नॉट कॉस ओमेगा टी की साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा नॉट टी, और ये ओमेगा नॉट पहले से आएगा। अब करंट की एक्सप्रेशन हम लोग को पता है क्या होती है, करंट हम लोग पढ़ चुके हैं, साइनसॉइडल करंट की वेव इक्वेशन, तो इसको हमने कंपेयर किया, कंपेयर विद, इससे कंपेयर किया आपने I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट की वैल्यू क्या आई, ओमेगा नॉट Q नॉट। ठीक है, ये आ गई हमारी एक दूसरी इक्वेशन, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें बच्चों तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं चार्ज का। तो ये मान लीजिए T है, इसको डिवाइड कर दें, तो कॉस की ये वाली इक्वेशन देखिए, है ना, Q नॉट कॉस ओमेगा टी, यानी ये कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा और फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एंड सो ऑन। ये हो गया T और इधर हो गया Q, और ये वाली वैल्यू हो गई Q नॉट, मैक्सिमम वैल्यू। अब करंट की वैल्यू, यहां से करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ कीजिए, तो ये तो करंट की तो बिल्कुल सिंपल साइनसॉइडल है, तो ये स्टार्टिंग होगी इसकी कहां से, ओरिजिन से। तो अभी आप देखिएगा ये डॉटेड लाइन हमने क्यों बनाई है, आप लोग अच्छा सा बनाइएगा। ये है मैक्सिमम करंट, दैट इज I नॉट, और इधर आप ले रहे हैं करंट I। अब यहां से देखिए कि जब एट t इज इक्वल टू 0 पे हमने क्या माना था, हमने माना था एट t इज इक्वल टू 0 पे
चार्ज जो है वो मैक्सिमम है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। तो देखिए एट t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन करंट जो है वो 0 है। जब चार्ज 0 हुआ तो करंट मैक्सिमम हो गया, कहां पे? T/4 पे। उसके बाद फिर ये नेगेटिव आया मैक्सिमम पे, तो करंट जो है वो 0 हो गई। ठीक है, तो ये कितने पे 0 हुई? T/2 पे। उसके बाद फिर आप देखिए कि जब ये चार्ज 0 हुआ तो करंट मैक्सिमम हुआ, तो यहां पे t की वैल्यू क्या थी? यहां पे बताइए t की वैल्यू क्या होगी? यहां पे देखिए ये है T/4, ये है T/2, ये है 3T/4। यहां पे आ जाइए, एक साइकिल कंप्लीट हो गया हमारा। फिर ये आया 5T/4, फिर ये है 6T/4 एंड सो ऑन, आगे करते रहिए। ठीक है, तो देखिए जब चार्ज मैक्सिमम था करंट 0, जब चार्ज 0 हुआ करंट मैक्सिमम, जब चार्ज यहां पे मैक्सिमम हुआ तो करंट फिर 0। क्लियर? एंड सो ऑन। लेकिन बच्चों एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये हैं हमारी आइडियल कंडीशन के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो रहता ही है। कुछ कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हो, कुछ आपके इसका रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर का अपना कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि करंट टाइम के साथ डिके होती है, या ये कह लीजिए चार्जेस टाइम के साथ डिके होते हैं या डाई आउट होते हैं। तो इसका एक्चुअल ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इसका एक्चुअल ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये आया मैक्सिमम, फिर 0, फिर धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और ये धीरे धीरे डिक्रीज होता है और कुछ समय के बाद ये डाई आउट हो जाता है। तो ये हो गया टाइम t, और इधर हो गया आपका चार्ज q। क्लियर? यहां तक समझ में आया? ग्राफ इसका समझ में आया? चलिए अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या इक्वेशन निकाली थी, थोड़ा सा और उसको देख लें, और उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए एक इक्वेशन तो आपको पता है, वी नो दैट अगर एक ब्लॉक लें और उसका मास m है और वो ऑक्सीलेट का है, तो इक्वेशन हमने कैसी पढ़ी है? हमने पढ़ी है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपॉन m x इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख दें m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस kx इज इक्वल टू 0। इसको कुछ इक्वेशन मान लेते हैं, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। और एक इक्वेशन हम लोगों ने ये वाली निकाली है बच्चों, कहां निकाली है? ये इक्वेशन नंबर 2। ये तो मैकेनिकल के लिए हो गई कि जब एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ ये एक बॉडी है, इसकी मास m है और ये यहां से लटका है, तो ये इसका ऑक्सीलेशन क्या होगा? ठीक है ना? एक इक्वेशन हम लोगों ने ये इक्वेशन नंबर 2 निकाली है, तो 2 वाली इक्वेशन को हम पहले लिख लें, d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस 1 अपॉन LC q इज इक्वल टू 0। इसको L से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा L d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस 1 अपॉन C इंटू q इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर
5 मान लेते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इक्वेशन आ गई हमारी, जो अब पहले हम लोग निकाल चुके हैं। अब कंपेयर कीजिए, कंपेयर इक्वेशन 4 and 5। तो अब हमारे पास दो तरह के सिस्टम आ गए। एक हो गया मैकेनिकल सिस्टम, तो यहां लिख देते हैं मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, और इस यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब आप कंपेयर कीजिए, इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर कीजिए, तो देखिए ये d2x अपॉन dt स्क्वायर है, ये d2q अपॉन dt स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो यहां पे देखिए मास जो है वो एनालॉगस है किसका, इंडक्टर का, ठीक है। x जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसका एनालॉगस है, चार्ज q का। अब यहां पे देखिए ये k किसका एनालॉगस है, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस का। तो k जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस का है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी v होती है, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट d ओवर dx ओवर dt। यहां पे क्या है, करंट, करंट क्या है, I इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर, ठीक है ना। इसमें एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है, 1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। यहां पे एनर्जी क्या होगी, जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर है, q स्क्वायर अपॉन 2c प्लस इंडक्टर वाली एनर्जी 1/2 li स्क्वायर। तो इस तरह से आप मैकेनिकल सिस्टम को चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आप चेंज कर सकते हैं मैकेनिकल सिस्टम में। तो बच्चों ये था आज का हमारा एलसी ऑक्सीलेशन, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। डेरिवेशन भी स्टेप बाय स्टेप करके दिखाए हैं। बस इसको ऑक्सीलेशन क्यों कहते हैं, इसको ऑक्सीलेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है, जो टाइम के साथ वो कितनी है, Q0 स्क्वायर अपॉन 2c, और इंडक्टर में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, करंट का फ्लो होना शुरू हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और चार्जेस जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। कहाँ, कैपेसिटर पे, ठीक है ना। यहाँ पे करंट, यहाँ पे जो है एनर्जी स्टोर होना शुरू हो गई। जब ये कैपेसिटर टोटल डिस्चार्ज हो गया, यानी मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ, वो है I0, उस वक्त इसकी एनर्जी 0 हो गई और सारी एनर्जी मैग्नेटिकली स्टोर हो गई इंडक्टर में 1/2 L I0 स्क्वायर। अब ये तो 0 हो गई, लेकिन इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर करेगा कि भाई जो चीज तुमने हमको दी है, अब वो चीज तुम हमसे वापस ले लो। लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे, तो ये इसको वापस करना शुरू करेगा। तो इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे जो है ये यहाँ पे चार्जेस डिपॉजिट होना शुरू हो गए, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी में। पहले वाले में क्या था कि ये वाली प्लेट प्लस थी, ये वाली माइनस थी। अब क्या हो रहा है, ये वाली प्लस हो रही है, ये वाली माइनस हो रही है। तो जब ये सारे एनर्जी यहाँ से स्टोर एनर्जी पूरी यहाँ तक आ गई, यानी कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया, तो फिर इसकी एनर्जी 0 हो गई और इसकी एनर्जी कितनी है, Q0 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ C। बस अब KVL लगा दिया कि इसके क्रॉस वोल्टेज VL मान लिया, इसके क्रॉस वोल्टेज VC मान लिया।
तो ये इक्वेशन आ गई और इसके बाद हमने आपको सब डेरिवेशन पूरा करके दिखा दिया, ग्राफ भी समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एलसी ऑक्सीलेशन क्या होता है और इसको ऑक्सीलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो ऑक्सीलेट करती है बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेरी हो अपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।